प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? की बजाय, की जगह या की बजाय, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब कोई फायदा। इन ल्यू ऑफ सैलरी यानी सैलरी के अलावा भी कोई फायदा अगर आपको मिल रहा है तो उसकी बात हो रही है। तो इसके लिए टैक्स लॉ ने बताया कि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी से क्या मुराद है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम सैलरी इनकम में टैक्स करेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन का पार्ट है। इसको हम सैलरी इनकम में टैक्स करेंगे किस नाम से? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के तौर पे। तो वो कौन सी इनकम्स हैं? उन इनकम्स की अब लिस्ट बताई हुई टैक्स लॉ ने। नंबर वन, इट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। तो टैक्स लॉ ये कह रहा है जी कि ये जो एम्प्लॉय को मिले थे ना, कितने पैसे, 80 रुपए, इसमें 40 तो इसके अपने ही थे। तो ये तो कोई आमदनी नहीं है, तो ये तो इसकी सैलरी में से ही इसी के ही पैसे हैं जिसको मिल रहे हैं। लेकिन ये जो मिल रहे हैं, ये जो 40 मिल रही है, ये तो एम्प्लॉयर अलहदा से दे रहा है, तो ये इसके लिए इनकम कंसिडर होगा अलहदा से, ठीक है। तो ये वाली जो अमाउंट है इसको इनकम अलहदा से माना जाएगा। और इसको क्या नाम दिया? प्रॉफिट्स इन lieu of salary, payment of employer's contribution from provident fund. Number second, amount on termination of employment, whether voluntary basis or under an agreement. टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं, वेदर ऑन वॉलंटरी बेसिस और अंडर एन एग्रीमेंट, चाहे वो आपने वो खुद से रिटायरमेंट ली है या आपका कोई एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट हुआ और फिर आपने जॉब छोड़ दी वो वाली, तो किसी भी वजह से एम्प्लॉयमेंट के टर्मिनेशन पे आपको कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो प्रॉफिट इन ल्यू सैलरी के तौर पे टैक्स किए जाएंगे। नंबर थर्ड, कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल, गोल्डन हैंडशेक। रिडंडेंट बोलते हैं किसी ऐसी चीज को जो काम तो बिल्कुल ठीक करते हो लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो यूजुअली होता है ये सर्विस इंडस्ट्री में बड़ी दफा ऐसा हो जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को रिडंडेंट कर देते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है, जैसे ऑटोमेशन अगर हो जाए किसी इंडस्ट्री के अंदर। एक टेक्सटाइल के ऑडिट के लिए हम गए तो एक साल में हमने देखा कि जो जो स्पिंडल चल रहे थे वहां पे मजदूर खड़े होते थे और उस पे उसका काम सिर्फ ये होता था कि जो स्पिंडल है वो धागे को लपेटता है उसके ऊपर, रील कोन के ऊपर। तो वो अगर धागा टूट जाता था तो वो स्पिंडल घूमना रुक जाता था। तो मजदूर जाएगा, जाके उस धागे को नॉट लगाएगा और दोबारा से स्पिंडल को चला देगा। तो एक दो साल बाद जब हम दोबारा ऑडिट के लिए गए उसी इंडस्ट्री में, तो हमने देखा कि वहां पे कोई मजदूर नहीं था, बल्कि एक वो ऑटोमेटेड मशीन्स वहां पे इंस्टॉल हुई थी जो क्या करती थी कि जैसे ही वो धागा ब्रेक होता था तो वो खुद ब खुद ही एक रोबोटिक हैंड होता था जो कि उस धागे की नॉट बनाता था और मशीन को दोबारा चला देता था। अब ये बंदों को उन्होंने क्या कर दिया, वो क्या हो गए, मैं ये बता रहा हूँ कि रिडंडेंसी बेसिकली क्या है कि वो ठीक है काम के ही बंदे थे, कोई उन्होंने फ्रॉड नहीं किया, कोई धोखा नहीं किया कंपनी के साथ, लेकिन कंपनी ने फारग क्यों कर दिया? तो अभी जरूरत नहीं है उसकी, रिडंडेंट हो, जरूरत से ज्यादा है, तो वो जितनी लेबर थी वो अपनी काम से गई। तो ऐसा एग्जेक्टिव पोस्ट में भी हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बाज दफा कुछ ऐसा उसके फंक्शनल चेंजेस ऐसी हो जाए कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो रिडंडेंट हो जाए। तो कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जाम्पल गोल्डन हैंडशेक। बार मरतबा होता ये है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि एम्प्लॉयर के लिए अ, जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं उससे बचना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी मुश्किल बात कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप फर्ज करें आपने अपने एम्प्लॉय को ये कहा है जी कि आप जब रिटायर हो जाओगे तो मैं अगले 10 साल आपका मेडिकल का खर्चा उठाऊंगा और आपको पेंशन भी दूंगा। अब ये एम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से एम्प्लॉय सारी जिंदगी बैठा रहा आपके पास। अब एम्प्लॉयर ये कर तो लेता है कि यार एम्प्लॉय मेरे पास रिटेन होगा, लेकिन ये जो है बबल ये स्वेल करता जाता है और फिर एक वक्त आता है कि एम्प्लॉयर ये सोचने मजबूर रहता है कि यार ये क्या, ये तो ना ये सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं, मेरा मेडिकल का खर्चा बढ़ा हुआ है, ना ये मरते हैं, मेरा पेंशन का खर्चा बना हुआ है। तो आप अपना हाथ उस बेनिफिट से खींचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे जो एम्प्लॉयज आप भी इस वक्त हैं मेरे पास, कम से कम ये उस पूल के अंदर जाके ऐड ना हो जाए। तो आप अपने एम्प्लॉय को एक लालच देते हो कि यार ऐसा करो कि अभी तुम्हारी सर्विस के 5 साल है ना,
तो मैं तुम्हें आज देता हूँ 50 लाख रुपए, जाओ ये पेंशन और मेडिकल का बेनिफिट छोड़ो, मेरे से 50 लाख रुपए लो और जाओ कहीं और नौकरी कर लो। तो एम्प्लॉय अपनी कैलकुलेशन बनाएगा कि अच्छा यार, अगर पेंशन लूँ तो इतने साल पेंशन मिलेगी, वो इतने पैसे बनते हैं, ये आज 50 लाख मिल रहे हैं तो आज ले लेता हूँ। वो मतलब 100 चीजें वो कैलकुलेट करेगा, और फिर अगर वो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, तो वो कहेगा हाँ ठीक है जी, मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो मैं सिर्फ बता ही रहा हूँ कि देख, ये ट्रांजेक्शन एक यूजुअली मार्केट के अंदर ऐसे होती है। तो कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी और लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्जांपल गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक बेसिकली ये होते हैं कि आप एम्प्लॉय को गोल्डन हैंडशेक ऑफर करते हैं कि यार आज ही कुछ ज्यादा पैसे ले लें आप और जाएं अपना काम करें, ये हमारे पास 5 साल और 10 साल मजीद बैठने की आपको जरूरत नहीं। और हमारा कंसर्न क्या है कि वो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में टैक्स होगा अंडर द हेडिंग प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू। कंसिडरेशन कहते हैं किसी भी चीज का, कंपनी उसमें बिजनेस लॉ में पढ़ा हुआ है ना आपने कंसिडरेशन, कि आपका जो काउंटर बेनिफिट है वो क्या है। कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉइज एग्रीमेंट, यानी कि एम्प्लॉय किसी चीज पे एग्री कर रहा है जिसकी उसको कंसिडरेशन दी जा रही है। वो कौन सी चीजें जिन पे वो एग्री कर रहा है? एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। सिर्फ आपके पास जॉब करने के लिए आप उसे कुछ पैसे दे रहे हैं। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय को कहे कि सिर्फ ज्वाइन करने के आपको 50 लाख देंगे। तो वो जो 50 लाख है वो क्या है? कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट। एक्सेप्ट चेंजेस टू कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या एम्प्लॉय को आपने हायर किया था कि जी आपको मैं पोस्ट करूंगा इस्लामाबाद में, अब आपने उसको कहा जी मैं अपना एक रीजनल ऑफिस खोल रहा हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, आप उधर पोस्ट हो जाए। लेकिन चूंकि आपकी मेरी टर्म्स ये थी कि आप इस्लामाबाद में जॉब करेंगे, अब मैं एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में क्या करने लगा हूँ, चेंज करने लगा हूँ, तो आपको मैं इतने पैसे मजीद देता हूँ कि आप वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो ये जो पैसे ये क्या है? कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉइज एग्रीमेंट टू एक्सेप्ट चेंजेस टू कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी सैलरी में टैक्स होंगे। अ रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट टू एनी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। आपकी किसी भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए, मिसाल के तौर पे होता ये है आमतौर पे, मतलब जैसे एक यूनिवर्सिटी है, उसने अपने प्रोफेसर को कहा जी कि आपको हम एक फॉरेन कोर्स करवाते हैं, उसका खर्चा यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करेगी, लेकिन वो जो आप कोर्स करके आओगे उसके बाद आपने कम से कम 2 साल हमारे पास ही जॉब करनी है, हमारे स्टूडेंट को या हमारे स्कॉलर्स को वो जो साइंस आप पढ़ के आएंगे वो आपने पढ़ानी है। तो ये जो एक उसके ऊपर इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। ठीक है, कि एम्प्लॉय के ऊपर आपने एक पाबंदी लगाई हुई है कि अभी जब वो वहां से आ जाएगा तो अभी 2 साल इधर ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह जैसे बैंक्स के अंदर जो ट्रेजरी का बिजनेस होता है, ट्रेजरी बिजनेस बैंक्स के अंदर बड़ा बैंक के लिए क्रूशियल होता है, क्योंकि बैंक ने अपनी जितनी ट्रेजरी बेसिकली एक डिपार्टमेंट होता है बैंक के अंदर, जो आप जो पैसा रखाते हो ना बैंक के पास, वो बैंक ने आगे कर्जे में देना है लोगों को जहां से वो सूद कमाएगा। लेकिन बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि आपका सारा पैसा आगे कर्जे में दे दे, क्योंकि आप निकलवाने भी तो आ सकते हैं शाम को या अगले दिन। और बैंक से जब आप पैसा अपना निकलवाने जाए तो बैंक आपको ये नहीं कह सकता जी वो अभी हमने आगे गाड़ी लीज पे दी हुई है तो जैसे ही किस्त आएगी आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, ये नहीं कह सकता बैंक। ये 1 रुपए भी अगर बैंक कह देना आपने बैंक के पास रखा है और बैंक कहे जी कि ये 1 रुपए आज मेरे पास नहीं है कल ले लेना, बैंक उस दिन लिक्विडेट हो जाएगा। स्टेट बैंक उसी दिन उसको, बैंक को कहेगा बंद करो बिजनेस अपना। तो इसलिए बैंक ये नहीं कर सकता कि आपके सारे पैसे को आगे लोन में दे दे। तो वो किसको देता है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट को। ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है? वो एक एक दिन पे ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, स्टॉक मार्केट में आज लगाएगा पैसा शाम को निकाल लेगा, एक शेयर खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। तो वो जो आइडल पैसा पड़ा है उसी को बढ़ाते जाते हैं ना। ये जो ट्रेजरी की जो ट्रांजैक्शन होती है ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। मैं वैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, बात इतनी लंबी है नहीं, लेकिन सिर्फ जस्ट टू आई मीन ऐड सम प्रोफेशनल नॉलेज टू योर फॉर योर फ्यूचर। अब ये जो ट्रेजरी का जो बंदा होता है ना, इसके ऊपर बात दफा पाबंदी होती है कि अच्छा यार आपने अगर यहाँ से छोड़ के जाना है ना हमारे पास से, तो आप कम से कम 1 साल कहीं और किसी बैंक में जॉब नहीं करेंगे या फलां फलां जगह पे आप जॉब नहीं करेंगे। तो ये उसकी मुलाजमत जो कि फ्यूचर की इसकी एम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर क्या है? एक रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट है कि उसको वो उसके ऊपर पाबंदी आपने लगाई कि अगर मेरे पास से छोड़ोगे तो 1 साल कहीं और किसी बैंक में नहीं करोगे, किसी और जगह कर लेना जाके जॉब, क्योंकि वो सारी जो कॉन्फिडेंशियल बैंक की स्ट्रेटजी है वो उस बंदे के पास है तो वो दूसरे बैंक के पास चली जाएगी। तो इस किस्म की एक रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकते हैं।
ये जरूरी नहीं होता, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वन ऑफ द, मतलब जो अच्छे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह, लेकिन फिर वो उसके बड़े अच्छे पैसे देते हैं आप। ये जो एक साल उसको कहेंगे आपके आपने कहीं और नौकरी नहीं करनी, उसके कोई पैसे देंगे ना उसे कि ये पैसे आप हमारे से लें, लेकिन एक साल कहीं जॉब ना करना। तो वो बात यहाँ पे क्या हो रही है कि ये जो कंसिडरेशन ली एम्प्लॉई ने, उस रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट को एग्री करने के जो पैसे लिए, वो सैलरी के हेड ऑफ इनकम में टैक्स होंगे, टैक्स लॉ ये कहता है। अब ये एक रेड बॉक्स में बात आ रही है, इसके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में जो चीजें शामिल है वो हमने डिस्कस कर ली कि वो क्या क्या है। ये एक रेड बॉक्स है, इसको कल डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? एनी